अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फोटो रेस्पायरेशन के हवाले से होगा। फोटो रेस्पायरेशन में हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन में होने वाले प्रोसेस को पढ़ेंगे और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे मुख्तलिफ बोर्ड्स के हवाले से। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है और हम स्टार्ट करते हैं इसी से। देखिए, हमने रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें सीएच बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं, सीएच बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स में, मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में, और इनकी ब्रेकेज से इनसे एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि इन सीएच बॉन्ड्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में, और यही प्रोसेस रेस्पायरेशन है। हमने रेस्पायरेशन की दो टाइप्स भी पढ़ी थी, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन अब बात आ चुकी है फोटो रेस्पायरेशन पे। देखिए, फोटो रेस्पायरेशन कोई अच्छा अमल नहीं है, ये प्लांट्स के लिए कोई फायदेमंद अमल नहीं है। ये बात आपने पहले ही ज़हन-नशीन कर लेनी है। आपने ये हरगिज नहीं समझना कि शायद कोई नई प्लांट्स में खसूसियत आ गई है, बल्कि ये एक बेफायदा अमल है, एक नुकसानदेह अमल है प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है? रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के अलावा ये रिजेम्बलेंस रखती है रेस्पायरेशन के साथ। देखिए, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स कैसे है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्विन साइकिल में स्ट्रोमा के अंदर फिक्स किया जाता था, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था ग्लूकोज में। यानी कि मैं ये कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया जाता था किसमें? ग्लूकोज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया जाता था जी ग्लूकोज के अंदर। और लेकिन रेस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पायरेशन में उल्ट होता था। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब किया जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती थी। बिल्कुल फोटो रेस्पायरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। और याद रखें कि फोटो रेस्पायरेशन है और फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल्स में होगा, यानी वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल है, एलिजिबल है। और इसके अलावा ये सिर्फ लाइट में होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो किसी भी सेल में हो सकता है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक सेल है या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक सेल है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ये ऐसा अमल है जो लाइट की एब्सेंस और या प्रेजेंस दोनों में हो सकता है। इसको लाइट की एब्सेंस या प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोटो रेस्पायरेशन, जो कि नाम से ही जाहिर है, फोटो फोटो मींस होता ही क्या है? लाइट होता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसकी मौजूदगी में होने वाला है जी? लाइट की मौजूदगी में होने वाला है। ठीक है, तो फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट की मौजूदगी में होगा। इसके अलावा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह कैल्विन साइकिल में रुबिस्को एक अहम रोल प्ले करती थी। कैल्विन साइकिल में रुबिस्को जो है एक प्रोटीन, एक एंजाइम था, और एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो कैल्विन साइकिल में यही रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसका पूरा नाम है, ये एक अहम रोल प्ले करती थी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने में और ऐड करने में। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि एक 5 कार्बन रखने वाली शुगर है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो रुबिस्को है, रुबिस्को स्टैंड्स फॉर, RU स्टैंड्स फॉर राइबोलोज, BI स्टैंड्स फॉर बिसफॉस्फेट और CO स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज। यानी कि ऐसा एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एवोल्यूशन होगी। हम जानते हैं कि सबसे पहले जब शुरुआत में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तो चूंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं थे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं थी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं था, तो ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट में रिलीज होने का कोई अमल भी नहीं हो रहा था। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज भी नहीं हो रही थी, यानी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में थी ही नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जहां पे मौजूद हो तो उस चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, इसका मतलब एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था। और जैसे जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए तो फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ। फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुई और एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग नेचर से ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरफ कन्वर्ट होने लग गया। यानी कि मैं ये कहूंगा
कि शुरुआत में जो आपका एनवायरनमेंट था वो क्या था, वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था जी। वो क्या था, शुरुआत में जो आपका एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, यानी कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। और ये इसमें रोल किसने प्ले किया, रोल प्ले करने वाली जो चीजें हैं वो यही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। वो क्या है, यही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो आपका रुबिस्को था, जो एक एंजाइम है, एक्ट करता था एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे इन कैल्विन साइकिल। लेकिन जो फिर एवोल्यूशन हुई, तो एवोल्यूशन होने के बाद यही राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज था, जो पहले कार्बोक्सिलेज था, अब ऑक्सीजनेज के तौर पे बिहेव करने लग गया। यानी कि ये अब ऑक्सीजन की एडिशन करने लग गया इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन नहीं करता। देखिए ना, आज भी तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल भी हो रहा है, और उसमें ऑक्सी कार्बोक्सिलेज के तौर पे ही बिहेव करता है। हुआ क्या कि जो जो एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग होता है क्या, तो रुबिस्को की जो एक्टिव साइट है, क्या है जी, एक्टिव साइट। रुबिस्को की एक्टिव साइट में भी एवोल्यूशन आ गई, एवोल्यूशन में चेंजेस आने लगे। इसके एक्टिव साइट में जब एवोल्यूशन आई तो हुआ क्या कि इसकी एक्टिव साइट में इस तरह के चेंजेस आए कि पहले ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन उन चेंजेस की बदौलत इस काबिल हो गया कि ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट करने लग गया। अब हम चलते हैं फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस की तरफ बगैर देर किए। अच्छा, हमने पढ़ा है कि जैसा केल्विन साइकिल है ना, केल्विन साइकिल में अगर हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो और वो 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिले, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिले, तो नतीजे में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते। पहले तो 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, चार तीन तीन का 6 कार्बन वाले, लेकिन उसके बाद 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 कार्बन वाले। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना केल्विन साइकिल में। अगर नहीं याद तो एक बार उस टॉपिक को पढ़िए, लाजमी पढ़िए इस चैनल पे कहीं और से। ठीक है, तो हुआ क्या कि 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किसके, 6 कार्बन वाले। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। लेकिन अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जब एक कार्बन मिलता है तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, फर्ज कर लें ये कार्बन है, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं। तो जब ये मिलेंगे तो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, और इस बार 6 कार्बन वाले कंपाउंड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है ना, यानी होगा कि ये है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, सिर्फ इतना 5 कार्बन वाली शुगर, और ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन वाली। ये दायरे एक कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलेंगे तो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा जो अनस्टेबल होता है। और जब 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह का जो दिखता है, कुछ इस तरह से, तो इस सेंटर से स्प्लिट कर जाता है। सेंटर से क्या हो जाता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो होता क्या है कि नतीजे में ये फोटो रेस्पायरेशन की अमल की बात करूं, फोटो रेस्पायरेशन जब हो रही होती है तो सेम प्रोसेस वही होता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3-3 कार्बन वाले। 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3-3 कार्बन वाले। लेकिन इस बार ये दोनों फॉस्फोग्लिसरेट नहीं होते, इस बार ये पीजीए नहीं होता फॉस्फोग्लिसरेट, इस बार एक फॉस्फोग्लिसरेट होता है जबकि एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। फोटो रेस्पायरेशन में ऐसा होता है। और फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फिर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है और पीछे बच जाता है ग्लाइकोलेट, फॉस्फेट आयन की। पीआई का मतलब है आजाद फॉस्फेट का आयन। जब इसकी रिमूवल हो जाती है तो ग्लाइकोलेट बच जाता है। अब हम चलते हैं अपने फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस की तरफ, इसको मजीद समझते हैं। तो आ, होता क्या है कि फोटो रेस्पायरेशन में जब ग्लाइकोलेट बन जाता है, ठीक है,
ग्लाइकोलेट बन जाने के बाद ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, साथ एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है जो इटसेल्फ एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। ग्लाइऑक्सिलेट को सीरीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया की रिमूवल से और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल से। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहला स्टेप जो है फोटो रेस्पिरेशन का, वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। वो कहां पर होता है जी? वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। और बेसिकली होता क्या है कि राइबोलोज बिस्फॉस्फेट है, आर फॉर राइबोलोज, आर यू फॉर राइबोलोज, बी आई, बी से बिस और पी से फॉस्फेट। रुबिस्को की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बन जाता है, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का बन जाता है और साथ ही 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल कर दी जाती है, पीछे फॉस्फेट हटा दे तो बच जाता है ग्लाइकोलेट। इतने सारे स्टेप्स जो इतने मैंने अभी तक जितनी बात की, ये सारे होते हैं जी आपके क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होते हैं जी? क्लोरोप्लास्ट में। आपने याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। मजीद फिर क्या होता है कि जो ग्लाइकोलेट बन जाता है, इस ग्लाइकोलेट को पर ऑक्सीजोम में एंटर कर दिया जाता है। किसमें एंटर कर दिया जाता है? पर ऑक्सीजोम में। इस बात को अच्छे तरीके से कि पहला स्टेप क्लोरोप्लास्ट में हुआ और दूसरा स्टेप परऑक्सीजोम में होता है। आपने अच्छी तरह से ये बात याद रखनी है। ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। ग्लाइकोलेट को फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस ग्लाइसिन को एंटर किया जाता है जी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा स्टेप फोटो रेस्पिरेशन का। पहला स्टेप क्लोरोप्लास्ट, दूसरा परऑक्सीजोम, पहला स्टेप क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पर ऑक्सीजोम। ठीक है, और फिर आपका तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन को सीरीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द रिमूवल ऑफ अमोनिया, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लाइसिन इनटू सीरीन। फिर इस सीरीन को वापस देखिए, यहां तक आपकी फोटो रेस्पिरेशन खत्म हो गई है, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। साइकिल का मतलब तो यही है ना, कोई जो चीज जहां से ट्रैवल शुरू करे उसकी ट्रैवलिंग वहीं पे खत्म हो। तो ट्रैवलिंग राइबोलोज बिस्फॉस्फेट से खत्म हुई थी, वहीं शुरू हुई थी, वहीं पे हमने खत्म भी करनी है। तो सीरीन को वापस एंटर कर दिया जाता है परऑक्सीजोम में। ठीक है, परऑक्सीजोम में ये मैंने ऑर्गेनाइनी का नाम लिखा है, ये स्टेप्स के हिस्से नहीं है, ये होने वाले रिएक्शंस का स्टेप का हिस्सा नहीं है परऑक्सीजोम। ठीक है, सीरीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट को ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लिसरेट को फिर राइबोलोज बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, जब आप देखें कि जब ग्लाइसिन से सीरीन बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जा रही है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब था कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म किया जाए, एनवायरनमेंट के रिड्यूसिंग बनाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का खात्मा किया जाए। और ये कैसे हो रहा था? फोटोसिंथेसिस में होने वाले कैल्विन साइकिल में कार्बन की फिक्सेशन से। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज कर रहा है। ये तो घाटे का सौदा हो गया। हम इसी को फिक्स करने में लगे थे फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटो रेस्पिरेशन वापस इसको क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है। तो इट मींस फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने कार्बन फिक्सेशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। और कार्बन फिक्सेशन को किस हद तक कम कर दिया? 25% तक कम कर दिया। ठीक है ना, 25% तक क्या कर दिया? कम, रिड्यूस कार्बन फिक्सेशन बाय 25%। तो ये था हमारा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन कब शुरू होगी? फोटो रेस्पिरेशन के लिए रुबिस्को का ऑक्सीजनेज राइबोलोज बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजनेज के तौर पे बिहेव करना जरूरी है इंस्टेड ऑफ राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और ये कब ऑक्सीजनेज के तौर पे बिहेव करेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पार्ट्स 50 पार्ट्स पर मिलियन, P4 पार्ट्स, फिर P4 पर और M4 मिलियन, ये एक यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन से जब 50 पार्ट्स पर मिलियन से जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप होगा, यानी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो रुबिस्को राइबोलोज बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजनेज के तौर पे बिहेव करेगा। यहां तक हमने इसके डिसएडवांटेज वगैरह भी देखे। अब देखते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल है C4 पाथवे। इसका हल क्या है? C4 पाथवे। अभी तक तो हमने C3 पाथवे पढ़ा था ना, जिसको हम कैल्विन साइकिल या कैल्विन बेंसन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे C4 पाथवे। ठीक है, तो C4 पाथवे को देखते हैं। C4 पाथवे एक वाहिद हल है जो फोटो रेस्पिरेशन से होने वाले नुकसानात के जरिए होने वाले नुकसानात
से प्लांट्स को बचा सकता है। इसको हम हैशटैग साइकिल भी कहते हैं। याद रखिए ये एडेप्टेशन है फोटो रेस्पिरेशन के खिलाफ, ये एक हल है फोटो रेस्पिरेशन के खिलाफ। ये कहाँ पे होता है? ये सिर्फ मेसोफिल सेल में होगा और बंडल शीट सेल में होगा। इनके बारे में आप चैप्टर 9 में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में। दो तरह के सेल्स, वैसे तो काफी ज्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक सेल क्या होते हैं? बेसिकली बंडल शीट सेल वो सेल है जो आपकी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, जो आपकी शुगर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है या फूड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है। इसी तरह मीजोफिल सेल्स मेजर फोटोसिंथेसिस सेल्स भी होते हैं। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं जी? ये आपके मेजर फोटो सिंथेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। और याद रखें कि अब जो C4 पाथवे, जैसे कैल्विन साइकिल में मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, उनमें एक रुबिस्को था। जहां पे जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या आपने फॉस्फोइनोल पायरुवेट का लफ्ज पहले कहीं पढ़ा है? जी हाँ, आपने इस लफ्ज को पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में। सेकेंड लास्ट स्टेप में फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और पायरुवेट से फिर मजीद क्या बन जाता है? इसकी पायरुवेट की, जब पायरुवेट से मजीद क्या बन जाता है? पायरुवेट की फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है। और कब बनता है? जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट की डीफॉस्फोरिलेशन होती है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाता है, एडीपी को दिया जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दिया जाता है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दी जाती है, जो मेजर एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसका मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के सबस्ट्रेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करने वाला है। और ये बंडल शीट सेल की अगर बात करें तो इनमें वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कैल्विन साइकिल के लिए जरूरी है। और बंडल शीट सेल्स की किस्मत देखिए कि इनमें जो एंजाइम कैल्विन साइकिल को चाहिए होते हैं चलाने के लिए, वो हायर कंसेंट्रेशन में होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो चलते हैं कैल्विन साइकिल की तरफ, C4 पाथवे की तरफ। सॉरी, C4 पाथवे हो किस में रहा, पहले इसकी एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। C4 पाथवे शुगर केन में हो रहा है, जिसका नाम है सैकेरम ऑफिसिनारम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा मेज में हो रहा है, सोगम पे हो रहा है। ये मुख्तलिफ प्लांट्स के क्या है जी? नाम्स हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल को, जिसमें हमारे पास कौन आ जाता है? मीजोफिल सेल्स आ जाते हैं, जो मेजर फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। तो होता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के नाम से जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, इसको कैच करेगा, इसको ऐड करेगा किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इसमें ऐड करेगा कौन? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ऐड करने वाला है। तो मजीद देखते हैं होता क्या। फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया, नतीजे में बन जाता है ऑक्सैलोएसीटेट। क्या ये ऑक्सैलोएसीटेट आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है? जी हाँ, ये ऑक्सैलोएसीटेट आपने कहां पढ़ा है? ये ऑक्सैलोएसीटेट तो आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पे हम जानते हैं कि एंजाइम वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसके लिए? कैल्विन साइकिल के लिए। तो होता है कि मैलेट में से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल की जाती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर दिया जाता है कैल्विन साइकिल में। और फिर अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक पाथवे से दूसरे पाथवे में ट्रांसफर किया गया, यानी कि समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बस पे सवार हुई थी और इसने दूसरी बस पकड़ ली। पहली बस पकड़ी थी मेसोफिल सेल में, दूसरी बस पकड़ी बंडल शीट सेल में। और पहली बस पकड़ने पे इस पे जो एंजाइम एक्ट किया था वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बेसिकली एंजाइम एक्ट नहीं किया, एंजाइम एक्ट तो किया लेकिन फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे इस एंजाइम ने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की है C4 पाथवे में। और जब ये बंडल शी सेल में मैलेट आया था और मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा एंटर कर दिया गया कैल्विन साइकिल में। यानी कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा गया यहां से, कहां से? मेसोफिल सेल में, और एंटर कर दिया गया दोबारा बंडल शीट सेल में होने वाले कैल्विन साइकिल में। यूं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो रिड्यूस हो रही थी उसको दोबारा इंक्रीज किया जा सकता है, दोबारा ग्लूकोज या ट्रायोसिस के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इस पायरुवेट को दोबारा एंटर करवा दिया जाता है आपके मेसोफिल सेल्स में। पायरुवेट में पायरुवेट से हम क्या, पायरुवेट में हम एटीपी को खर्च करते हैं, और एटीपी को खर्च करने के नतीजे में एक फॉस्फेट पायरुवेट में एंटर कर दिया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए। देखिए यही बात तो मैं कर रहा था, ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट से
फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, इसको जरा सही तरह लिख लेते हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता था पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। लेकिन ये तो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप था। अब अगर हम देखें, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इससे एक फॉस्फेट की रिमूवल की जाती थी, इससे एक आजाद फॉस्फेट आयन को रिमूव किया जाता था। लेकिन अब पायरुवेट में अगर यही फॉस्फेट आयन एंटर करवा दिए जाए तो वापस से क्या बन जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यहां तक हमारा C4 पाथवे खत्म हो जाता है। देखिए, C4 पाथवे के फायदे हैं किन किन में हो रहा है? सैकैरम, ऑफिसिनेरम, सोगम में और इसके अलावा मेज में। जबकि फोटो रेस्पायरेशन के लिए एक अच्छी एडेप्टेशन है, फोटो रेस्पायरेशन के इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए अच्छी एडेप्टेशन है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।